मेरे सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक का तीसरा भाग, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। उसके अंतर्गत है हमारा 10वां अध्याय, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। अब बेटा इसमें वर्ड समझो। पहले उपनिवेशवाद। हमको पता ही है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज कर लिया था और एक्चुअल में वो अंग्रेज एक कंपनी के माध्यम से आए थे। तो इस समय जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कंपनी राज की, कि जिस समय पर कंपनी अपना शासन भारत पर कर रही थी, उस दौरान देहात का क्या हालचाल था वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। आज हम कवर कर रहे हैं वहाँ के जो जमींदार थे उनके विषय में। जमींदार और जो लोग थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक हम छोटा सा शब्द देख लेते हैं, राजा, जिसका प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। ये कोई प्रॉपर राजा वाले नहीं थे, लेकिन शक्तिशाली होते थे, इसलिए इनको राजा बोल दिया जाता था। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। अभी नीलामी की घटना क्यों की गई, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने बंगाल के जो प्रांत में एक इस्तमरारी बंदोबस्त आरंभ किया था। ये इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सालों के लिए जो राजस्व, जो टैक्स लेते थे अंग्रेज, उसको निश्चित कर दिया गया था कि आपने इतना टैक्स देना है। इससे पहले क्या होता था कि अगर मान लो खेत में 20 किलो गेहूं हुए हैं तो उसका 50% सरकार को देना होता था कि 10 किलो गेहूं वो देगा। एक एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो गेहूं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो जमींदार थे या जो किसान थे वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे कि यार अगर मान ली 30 किलो भी गेहूं हो गए, हमने बहुत मेहनत से कर लिए, तो 15 किलो ले जाएंगे अंग्रेज। तो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या सोचा कि यार हम ना अपना फिक्स कर लेते कि भाई हमको 10 किलो ही चाहिए, चाहे तुम्हारे खेत में 25 किलो हो या 30 किलो हो। तो ये उन्होंने फिक्स कर दिया, या रुपयों के हिसाब से फिक्स कर दिया कि भाई 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये हमें पर एकड़ चाहिए हैं। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि चल इससे एक ये तो पता लग जाएगा कि इस साल हमारे पास कितने पैसे आने हैं, और इससे किसानों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर वो ज़्यादा पैदावार करेंगे तो वो अंग्रेज टैक्स के रूप में नहीं ले जाएंगे, वो उनके पास ही रहेगी। तो इसके लिए इन्होंने चुना फिर जमींदारों को। जमींदार वो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जिनका प्रभुत्व होता था गाँव पर, और जमींदारों का काम होता था कि किसानों से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को दे देना। अब जो जमींदार है टैक्स को टाइम पर नहीं दे पाते थे, उनकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम करते थे। उसी से संबंधित ये एक घटना है। सन 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। ये एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कि भाई जमींदारी की नीलामी हो रही है, जिसको खरीदना है खरीद लो। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी कि भू संपदाएं बेची जा रही थी, क्योंकि इसने टैक्स नहीं दिया था अंग्रेजों को। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। मैंने बताया था बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व यानी टैक्स की एक निश्चित रकम दे दी थी, जिसे हर जमींदार को अंग्रेजों को देना होता था। और जमींदार ये टैक्स किससे लेता था? किसानों से। जो जमींदार अपनी राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी, और बर्दवान के राजा उस पर भी बहुत भारी टैक्स बकाया था, इसलिए उसकी संपदाएं, जमीन जायदाद नीलाम कर रहे थे। अब नीलामी में बोली लगाने के लिए बहुत सारे खरीदार आए, और जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको वो सारी चीजें बेच दी गई। लेकिन जो वहाँ का कलेक्टर था, सबसे बड़ा अधिकारी, उसे एक अजीब सा पेच दिखाई दिया इस घटना में कि यार कुछ गड़बड़ सी है। फिर उसने पता लगवाया तो देखा कि लगभग जो आए थे व्यक्ति, उनमें से ज्यादातर राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीद लिया। तो राजा की जमीनें थी, नीलाम हुई और वापस किसके पास आ गई? राजा के पास। लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। नीलामी में जो 95% से भी ज्यादा बिक्रियां थी वो फर्जी ही थी, और एक्चुअल में नियंत्रण उसी राजा के पास रहा। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया? नीलामी में जो खरीदार थे वो कौन थे? और इसी के बारे में हम जानेंगे।
पहला है अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अब बर्दवान का तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि अकेला वहीं पर था। ये बहुत सारी जगहों पर ये प्रॉब्लम आई थी। और इस्तेमारी बंदोबस्त जो 1793 में लागू किया गया था, उसके बाद लगभग 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई, यानी एक जमींदार से वो हटकर दूसरे जमींदार पर आ गई। अब जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया तो मैंने बताया था ना, अंग्रेजों को ये उम्मीद थी कि भाई सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हमको एक निश्चित टैक्स मिलने लग जाएगा। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना कब्जा करना शुरू किया तो 1770 के दशक में बहुत सारे अकाल वगैरह पड़ने लगे, क्योंकि ये इंडियंस का ख्याल तो रखते नहीं थे। सारा अपना अनाज वगैरह ये उनसे ले लेते थे टैक्स के नाम पर। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती, किसी साल खेती अगर कम हुई, बरसात नहीं हुई, तो वो उनके लिए कोई मदद नहीं करते थे। और ऐसे में जो पैदावार है वो घटती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक हम इस्तेमारी बंदोबस्त कर देंगे, जिससे कि तय हो जाएगा कि इतना पैसा देना, चाहे तुम कितना ही कमाओ। ये इन्होंने सोचा और ये करने वाले थे। ये बेटा शक्ल देख लो, ये थे कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में इन्होंने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। और ये उस वक्त किस पोस्ट पर थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आ सकता है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया और कब लागू किया और क्यों लागू किया? ये सारे तुम्हारे पास बेटा आंसर होने चाहिए। अब अधिकारियों को ये आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान, जिसे योमन कहते थे, और धनी भूस्वामी, यानी बड़े बड़े जो अमीर जो साहूकार व्यक्ति थे, बड़े बड़े किसान थे, उनका एक ऐसा वर्ग हो जाएगा कि जो पैसा लगाने में सक्षम होंगे और मेहनती भी होंगे, और ये काफ़ी वफादार बना रहेगा कंपनी के प्रति। अब फिर ये इन्होंने डिसाइड किया कि भाई किसके थ्रू हम टैक्स इकट्ठा करवाएं। वो मैंने बताया कि जो बड़े बड़े राजा थे और जो ताल्लुकदार थे, उनके साथ इन्होंने ये समझौता किया और इन्हें जमींदार के रूप में वर्गीकृत किया। इन्हें जमींदार कहा जाने लगा। इसके अनुसार क्या था, जो जमींदार थे वो गांव के भूस्वामी नहीं थे, वो गांव के जमीन के मालिक नहीं थे, लेकिन उसका टैक्स इकट्ठा करना उन्हीं का काम था। जमींदारों के नीचे कभी कभी तो 400 तक गांव भी आ जाते थे। और होता क्या था, कंपनी बोल देती थी भाई इस 400 गांव के जैसे मुझे 10,000 रुपये देने हैं। तो जमींदार अपने हिसाब से हर गांव का टैक्स इकट्ठा वो सोच लेता था कि इस गांव से इतना टैक्स लेना, इस गांव से इतना टैक्स लेना है। वहाँ पे जो खेती बाड़ी थी उसके हिसाब से। और इसमें ये था कि जो जमींदार है वो कंपनी को, अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको नियमित रूप से ये टैक्स या राजस्व अदा करता रहेगा। अगर वो टैक्स अदा नहीं कर पाए तो जमींदारी उससे ले ली जाएगी और उसे उस जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जमींदार चूक क्यों जाते थे, वो टैक्स क्यों नहीं जमा करा पाते थे टाइमली? अब इसके बारे में कुछ रीजंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्यों नहीं जमा करा पाते थे। तो पहला रीज़न है, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। यानी कि जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि आगे आगे भाई चीज़ों की कीमत भी बढ़ेगी। और हमने जब एक बार तय कर लिया कि आगे टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगे हमको घाटा पड़ेगा। इसलिए क्या किया, अंग्रेज़ों ने पहले ही बता दिया कि भाई इतना टैक्स लगेगा। जैसे किसी खेत में अगर 100 रुपये की पैदावार हो रही थी, उन्होंने कहा 60 रुपये हमको दो। तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कंपनी ने ये टैक्स काफ़ी ऊंचा रखा। दूसरा कारण क्या था राजस्व न अदा करने का, कि जिस टाइम पे ये ऊंची मांग तय की गई 1793 में, उस वक्त कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। गेहूं चावल वगैरह इनके रेट कम थे। अब रेट कम थे तो पैसा ज़्यादा कमाया नहीं जा रहा था, तो जमींदार हैं वो अंग्रेजों को उनका टैक्स दे नहीं पा रहे थे। ये दूसरा कारण था। तीसरा है राजस्व असमान था। इसका मतलब चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो, उनको एक निश्चित टाइम तक वो भुगतान करना जरूरी था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है छोटा सा, कि सूर्यास्त विधि से आप क्या समझते हैं? सूर्यास्त यानी कि सूर्य का अस्त होना। इसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाता तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। अब इसमें थोड़ा सा बेटा सोच कर लिखना। सूर्यास्त विधि का 1 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि इससे आप क्या समझते हैं, आंसर देना है कि ये एक ऐसी विधि थी जिसके अनुसार अगर
निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक भुगतान नहीं किया गया तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। चौथा कारण क्या था टैक्स न देने का? इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित रखा था। रैयत किसको कहा गया है बेटा? किसान को, ये देख लें। और इसमें ही एक और चीज़ आती है शिकमी रैयत। शिकमी रैयत क्या होती है? जो उस किसान की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं। किसान कई बार खुद खेती बाड़ी ना करके शिकमी रैयत को दे दिया करते थे कि भाई तुम खेती बाड़ी करो और जो भी पैदावार हो उसमें से आधा हिस्सा हमको दे दो। अब हम देखते हैं, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, लेकिन वो कंपनी जमींदारों को कंट्रोल भी करे रखती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कहीं ये जमींदार ज़्यादा अगर शक्तिशाली हो गए तो विद्रोह ना कर बैठें। इसलिए उन्होंने जो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियां थी, जो सैनिक शक्ति थी, उसको कम कर दिया गया, भंग कर दिया। सीमा शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया और एक कलेक्टर रखा गया जो सरकारी अधिकारी होता था, वो इन सब की देख रेख करता था। पहले टाइम में क्या होता था, जमींदार न्यायिक व्यवस्था को देखते थे। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे तो जमींदार सॉल्व कर देता था और पुलिस व्यवस्था भी वही देख लेता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई और कलेक्टर है उसको ये अधिकार दे दिए गए। और एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो कंपनी अधिकारी को क्या आदेश का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और उसे जमींदारी छीन लो, ये था। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आता है जमींदार का अधिकारी जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए गांव में आता था, उसे क्या कहते थे? उसको कहते थे बेटा अमला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, और ये हर वर्ष की एक समस्या थी ये टैक्स इकट्ठा करना। कभी कभी तो खराब फसल होती थी, कीमतें कम होती थी, इसके कारण वो टैक्स नहीं चुकाया जाता था। और कभी कभी जो रैयत है, किसान है, वो जानबूझकर देरी कर देते थे। अब वो क्यों? अब समझे बेटा, धनवान रैयत यानी कि जो बड़े अमीर किसान होते थे और जो गांव के मुखिया जिन्हें जोतदार और मंडल कहते थे, जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। खुश क्यों होते थे? कि भाई अब एक कि जमींदार हम पे अपनी अकड़ चला रहा है, अब हम उसको दिखाते हैं। जब टैक्स ही नहीं देंगे हम तो वो आगे क्या जवाब देगा अंग्रेजों के सामने? और जो बाकी छोटे मोटे किसान थे उनको भी कहते थे भाई टैक्स मत दो, इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं क्या? तो ये जोतदार हैं, ये शरारत करते थे और जिन पर अगर टैक्स बकाया हो गया तो उन पर मुकदमा चला सकते थे। लेकिन तुम्हें पता है बेटा कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है। 1798 में ऐसे 30,000 से भी ज़्यादा मुकदमे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है, जोतदार से आप क्या समझते हैं? या हाँ, उपनिवेशवाद के समय देहात में जोतदार का क्या स्थान था? जोतदार किसको कहा गया? जो धनी किसान थे। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ अनेक जो जमींदार थे वो तो परेशान थे, लेकिन कुछ जो अमीर किसान थे वो परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको टैक्स इकट्ठा करके थोड़ी ना देना था। एक व्यक्ति थे फ्रांसिस बुकानन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कौन थे ये। उन्होंने बताया कि जो धनी किसान है इस वर्ग को जोतदार कहा जाता है और जमींदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो जमींदार ने जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जो कई बार तो कई कई हज़ार एकड़ तक फैले होते थे, उनको इकट्ठा कर लिया। और जो लोकल व्यापार था, बिजनेस था, जो साहूकार के कारोबार थे, साहूकार का कारोबार पैसे का लेन देन, ठीक है, वो भी यही करते थे। कौन? जोतदार करते थे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जोतदार एक काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति बन रहा था और ये अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा भाग है बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था इनका। इसका मतलब क्या है? इनकी ज़मीन थी, इन्होंने किसी को बोल दिया कि भाई तू अपना हल वल ला और मेहनत कर और जो फसल होगी उसका तू इतना हिस्सा हमको दे दो, 50%। इसका मतलब है मेहनत किसान की, ज़मीन जोतदार की और पैसा आधा आधा। जो गांव थे उनमें जमींदारों की इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, क्योंकि जमींदार तो शहर में रहते थे, गांव में रहते थे जोतदार। तो भाई अब जब किसान को ज़रूरत पड़ी पैसे वैसे की या कोई भी परेशानी आई तो वो जोतदार के पास जाएगा, जमींदार के पास तो शहर में जाएगा नहीं। इसलिए जोतदारों की शक्ति लगातार बढ़ती गई।
जमींदारों द्वारा गांव की जमा या लगान जिस टैक्स को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए गए, तो ये जोतदार उनका विरोध भी करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, वे उन्हें अपने पक्ष में एकजुट रखते थे कि कभी अगर कोई लड़ाई झगड़े की या कोई बात हो तो वो हमारा साथ दें, यानी कि जोतदारों का साथ दें। और जमींदार को टैक्स में जानबूझकर वो देरी करवा देते थे। सच तो यह है, जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता, तो बहुत बार ऐसा समय आया कि ये जो धनी किसान या ये जोतदार थे, यही उसकी जमींदारी को खरीद लेते थे। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया भी अपना प्रभाव बनाकर उभर रहे थे। कई जगह पर इन्हें हवलदार कहा जाता था, कहीं और इन्हें गांटीदार या मंडल कहते थे, ये जो अमीर किसान थे इनको। अब बेटा एक ये छोटा सा डायग्राम है, इसको समझ लो। सबसे नीचे आप इसमें देखोगे शिकमी रैयत, यानी जो किसी और की ज़मीन पर खेती करती है और उपज को आधा आधा कर लेती है। वो जोतदार की ज़मीन पर भी काम करती है, वो रैयत की ज़मीन पर भी काम करती है। रैयत जोतदार के अंडर भी है और ज़मींदार के अंडर भी। ये सारे जो नीचे के चारों हैं, ये किसके अंडर में आ जाते? जमींदार। और जमींदार किसके अंडर में था? कंपनी राज, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर में था। यहाँ पर इसके बारे में छोटा सा कुछ बता रखा है, इसको पढ़ लेना। इसके बारे में बुकानन, जो फ्रांसिस बुकानन है, उसने भी बता रखा है कि जोतदार का क्या रोल होता था। इसको थोड़ा सा देख लेना। अब हम इसके आज के भाग के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता को समाप्त करने की कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि उनसे न्यायिक अधिकार ले लिए, उनके सैनिक टुकड़े भंग कर दी गई और नीलाम कर देते थे उनकी संपदाओं को। तो जमींदार ये भी भाई बड़े समझदार होते थे। कहते तो हैं अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया और परेशान किया, लेकिन इंडियंस भी हैं, कम थोड़े ना थे। इंडियंस ने भी उनको खूब परेशान किया। कैसे? फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते। जैसे जो बर्दवान के राजा थे, उन्होंने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया। उसका कारण, कंपनी ने ये नियम बना रखा था कि भाई स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो कुछ तो ऐसे सुरक्षित कर ली बर्दवान के राजा ने। और उसने क्या कदम उठाया कि उसके जो एजेंट थे, उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को रोक लिया, कि जो कंपनी को टैक्स देना था वो इन्होंने नहीं दिया राजाओं ने। बकाया राशि बढ़ती गई। जब कुछ हिस्सा नीलाम करने लगे उसकी ज़मीन का, ज़मीन जायदाद का, तो जमींदार के आदमी थे, उन्होंने ही जो बाकी खरीदार जो आए थे उनके मुकाबले ऊंची बोली लगा दी। जैसे जो असली का खरीदार था, उसने किसी चीज़ की बोली लगा दी 100 रुपये। इन्होंने कह दिया जी मैं 150 में खरीद लूँगा, इनके जो आदमी थे। तो अब इससे ज़्यादा तो भाई कीमत थी नहीं, तो वो छोड़ के चले गए। अब जब इससे कहा भाई हाँ चल 150 रुपये में तूने खरीद लिया, तो ला 150 रुपये। तो कहते भाई मेरे पास तो नहीं है। तो यानी वो बोली खराब हो गई। अब इन्होंने क्या किया, फिर से बोली लगवाई। फिर से यही किया गया कि जो इनके एजेंट वगैरह थे, उन्होंने बोली में ज़्यादा रकम लगा दी कि भाई मैं इतने में ख़रीद रहा हूँ। और जब पैसे की बारी आई तो फिर से वही परेशानी कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। इस तरीके से अंततोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उसी संपदा को उसी जमींदार को फिर से इन्होंने बेच दिया। इसका मतलब इन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए जो नकली थे, बेनामी टाइप में थे। बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की। बेनामी खरीदारियां क्या होते? किसी और के नाम से खरीद लेना, जो आजकल के हमारे नेता हैं वो भी करते हैं। क्योंकि अगर अपने नाम से खरीदेंगे तो पता लग जाएगा लोगों को, वो किसी और के नाम से खरीद लेते हैं। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई इनसे। और नीलामियों में जो कुल बिक्रियां थी उसमें 15% सौदे नकली थे। तो ये देखिए इंडिया वाले भी कितना दिमाग लगाते थे कि भाई जमींदारी भी ना छिने और पैसे भी ना देने पड़े हमको, सारा हमारे पास ही रह जाए। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जैसे
अगर कोई बाहर का आदमी आया ज़मीन खरीदने के लिए, तो हर मामले में उसे कब्जा नहीं मिलता था किसी नए जमींदार को। कभी कभी तो जो पुराना जमींदार था उसके लठियाल यानी लठैत होते थे, वो नए खरीदार के लोगों को थप्पड़ उप्पड़ मार या डंडे वंडे घूसे लात मार के भगा देते थे। तो भैया गांव में आए कैसे? तो एक ये तरीका भी इन्होंने निकाला कि भाई कोई और तो ले ही नहीं सकता हमारी जमींदारी को। अब ये जो लोग थे लठियाल वगैरह या जो गांव के लोग थे, ये पुराने जमींदार से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उनके प्रति वफादार बनने की कोशिश करते थे कि साहब आपके अलावा हम यहाँ पे किसी को घुसने नहीं देंगे, जमींदार हमारे आप ही हो। ये भी तरीका था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो मंदी है वो समाप्त हो गई थी, इसलिए जिन्होंने 1793 के बाद कुछ वर्षों तक अपने आप को संभाल लिया, वो फिर अमीर होते चले गए और राजस्व का जो भुगतान संबंधी नियम है वो भी थोड़ा सा लचीला बन गया। और उसके बाद तो इन जमींदारों की इतनी स्थिति मजबूत हो गई कि 1930 के दशक तक ये बढ़िया चलते रहे। हालांकि उसके बाद इनका भट्टा बैठ गया, बुरा हाल हो गया। जो जोतदार थे उन्होंने तो अपने पांव बढ़िया जमाए रहे। पांचवी रिपोर्ट, ये क्या है कि इंडिया के बारे में रिपोर्ट्स ब्रिटिश संसद में पेश की जाती थी। तो अलग अलग रिपोर्टें थी, तो उसमें जो पांचवी रिपोर्ट पेश की गई उसका यहाँ पे जिक्र है। इसका क्वेश्चन आता है पांचवी रिपोर्ट कब पेश की गई? आंसर दोगे 1813 में ब्रिटिश संसद में ये पेश की गई। और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, 1002 पन्ने थे और 800 से भी ज़्यादा पन्ने टोटल वो थे जो अलग अलग एप्लीकेशंस वगैरह लिखी गई थी उन सब से संबंधित थी। अब यहाँ पर हमें ये देखना कि ये रिपोर्ट है अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश संसद में, जो कंपनी को के शासन को बुरा दिखाना चाह रहे थे और कह रहे थे भाई कंपनी को भारत पर अधिकार करने का, राज करने का कोई हक नहीं है, हम खुद राज करेंगे डायरेक्टली, कंपनी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में थी और वहाँ के जो बाकी लोग थे अंग्रेज़, वो चिढ़े बैठे थे इस चीज़ से कि यार कंपनी वाले तो मज़े ले रहे हैं, हम यहाँ पे बिना बात में बैठे हैं। तो उनकी कोशिश थी कि कंपनी से ये राज छीनकर हमारे हाथ में आ जाए, सीधा इंग्लैंड के हाथ में आ जाए। इसी से संबंधित इन्होंने ये पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें बेटा और पांचवी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन के जो तरीका था उस पर ये गंभीर वाद विवाद चला कि भाई इससे छीन लो शासन, ये सारी चीज़। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंगाल में क्या हुआ उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ इस पांचवी रिपोर्ट से ही पता चलती हैं। और ऐसी सरकारी रिपोर्ट पढ़ते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि ये भाई किसने लिखी है और क्यों लिखी है। और जब इसको और थोड़ा सा हमने जाना पांचवी रिपोर्ट को, तो देखा कि भाई इसमें हमें अपना दिमाग लगाना है, ये नहीं कि जो लिखा है उसको हम एज इट इज़ मान लें। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागार, जहाँ पे बेटा वो रिकॉर्ड रखते थे, जो जमींदार भी के भी अपने रिकॉर्ड होते थे लिखित वाले, उनको देखते थे। तो उनसे पता चलता कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित यानी बड़ा चढ़ाकर कह रहा कि भाई साहब जमींदारी तो बिल्कुल फ्लॉप रही है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें की गई थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने लिखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये बेटा एक उसी से संबंधित ये थोड़ा सा और बता रखा कि भाई इतने पैसे आने थे लेकिन इतने नहीं आए, ये सारी चीज़। चलो बेटा थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर समझ ना आए तो एक बार फिर से इसको सुनना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम कुदाल और हल पढ़ेंगे। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।